चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज हम एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड नेशन और उससे संबंधित जितनी एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, उनको देखेंगे। ये मैराथन सीरीज है। इसमें आपको प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका एनालिसिस भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। बात करें यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की बात करने से पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन का इतिहास क्या था? तो इतिहास की बात करें तो 1899 में जो विश्व भर में जो उथल-पुथल चल रही थी, जो युद्ध चल रही थी, तो उनका शांतिपूर्ण संकट से निपटने के लिए क्या किया गया? युद्ध को रोकने के लिए और युद्ध के कुछ रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, एक उनको कोडिंग करने के लिए यानी संहिताबद्ध करने के लिए, एक विस्तृत जो है रूल तैयार करने के लिए हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ टाइम बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत मतलब निपटाने के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना भी की गई। 1902 में ये न्यायालय काम करना चालू कर दिया। बाद में ये जाकर ये न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अग्रदूत बना, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में काम करने लगा। इसके अलावा बात करें यूएन की, तो यूएन का जो अग्रदूत था सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, यह एक संगठन था जिसकी कल्पना जो है प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए की गई थी। 1919 की जो वर्साई की संधि हुई थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद समय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा और शांति की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसे स्थापित किया गया। और साथ ही साथ देखेंगे तो आईएलओ भी इस लीग से संबंधित एक एजेंसी के रूप में वर्साई की संधि के तहत 1919 में बनाया गया था। तो ये तो था संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन का इतिहास। इसके अलावा अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्हीं द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक घोषणा पत्र नामक दस्तावेज भी तैयार किया था। 1942 में 26 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो चालू हुआ था 1945 में चालू हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 1945 का जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बना, ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद वो एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में मूलभूत रूप में आप देखेंगे जो वर्तमान में यूएन देख रहे हैं उसकी शक्ल में सामने आया। अभी हाल ही में विश्व ने 24 अक्टूबर 2023 को यूनाइटेड नेशन की 78वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, इसी की बात करें, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की बात करें तो 6 प्रमुख अंग हैं। यूएन महासभा यानी जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, सुरक्षा परिषद। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो यूनियन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। 1945 में स्थापित किया गया था। भारत इसका जो है संस्थापक सदस्य है। ठीक है, स्थापना देखेंगे तो 1945 में हुई थी। तभी ये 6 जो इसके प्रमुख अंग हैं, इन सभी की स्थापना जो है आप देखेंगे 1945 में एक ही साथ की गई थी। तो ये तो बात हो गई यूएन की। ठीक है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ली हमने। अब यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग की बात करें तो 6 प्रमुख अंग की बात कर लिया हमने कि कौन-कौन से प्रमुख अंग हैं। उसमें सबसे पहला है इम्पोर्टेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखेंगे भारत इसका सदस्य देश है। इसका काम क्या है? इसका काम है नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग करने वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। करता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा कवर किए गए जो भी बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं। और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लें तो महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल के विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ठीक है, वर्तमान में देखेंगे तो जनरल असेंबली के जो देखेंगे प्रेसिडेंट जो है डेनिस फ्रांसिस है। 78वें सेशन के लिए इन्हें 1 साल के लिए चुना गया है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा बात करें तो हर साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सदस्यता वार्षिक महासभा सत्र और सामान्य बहस के लिए न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली हॉल में मिलती है। ये हर साल होता है। ठीक है, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, उसे संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर साल सितंबर में जो है यहाँ पर जनरल असेंबली में सब कई देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, बहस होती है। इसमें शांति सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश, बजटीय मामलों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय किया जाता है। महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर आप देखेंगे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यूएन जो जनरल असेंबली उसकी 6 समितियां हैं और ये 6 समितियां जो क्या करती हैं, मसौदा तैयार करती हैं। ठीक है,
इसमें पहली समिति जो होती है वो 1980 का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, दूसरी समिति की बात करें तो आर्थिक और वित्तीय मामले में, तीसरी समिति जो होती है सामाजिक, मानवतावादी और सांस्कृतिक मामलों की रिपोर्ट तैयार करती है, चौथी समिति जो होती है विशेष राजनीतिक और उपनिवेशीकरण की मामले में रिपोर्ट तैयार करती है, पांचवी देखेंगे प्रशासनिक बच्ची और छठी कानूनी रूप में। अन्य समितियों की बात करें एक सामान्य समिति होती है या महासभा और इसकी समितियों की प्रगति की समीक्षा के लिए, ऐसी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश के लिए प्रत्येक सत्र के दौरान समय समय पर बैठक करती है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, महासभा के अध्यक्ष और सभा के 21 उपाध्यक्षों और 6 मुख्य समितियों के अध्यक्षों से बना है। यह सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में क्रेडेंशियल समिति के बारे में। क्रेडेंशियल समिति का संबंध किससे है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए से है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके सदस्य जो होते हैं राज्यों के प्रतिनिधियों के क्रेडेंशियल जांच करना, महासभा को रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। ठीक, अब उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित इस समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। ऑप्शन 2, या पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में बैठक होती है। ऑप्शन 3, यह महासभा के अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्येक का आकलन करती है। तो आप देखेंगे अभी हमने बताया कि ये जो क्रेडेंशियल कमेटी है ये जो है यूएन महासभा द्वारा जो है स्थापित की जाती है, तो इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष देखेंगे जून सितंबर में बैठती है, ये बात गलत है, नवंबर से दिसंबर के बीच बैठती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूएन महासभा के द्वारा, जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। इसमें ऑप्शन 1 था यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों के प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। ऑप्शन 2, अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा के प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न करते हैं। ऑप्शन 3, यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। कौन सा कथन सही है? ठीक है, आप देखेंगे इसमें तीनों कथन सही है। तो ये तो बात हो गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरी इंपॉर्टेंट भाग है कौन सा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप देखेंगे ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, संयुक्त राष्ट्र का क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट निकाय है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें 193 सदस्य हैं जो बाध्यकारी दायित्व यानी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन को लागू करने का अधिकार रखते हैं। इसके अलावा देखेंगे कुल जो सदस्य होते हैं 15 होते हैं, जिसमें आप 5 स्थायी होंगे। ठीक है, 10 जो है अस्थायी होंगे। 5 अस्थायी में कौन कौन शामिल है? चीन, फ्रांस, इसके अलावा आप देखेंगे तो रूस, यूके, यूएसए, ये 5 हो, ये अस्थायी, इन्हें क्या कहा जाता है? P5 कहा जाता है। ठीक है, इन्हें वीटो पावर की शक्ति गई, किसी भी मुद्दे पर अपना वीटो जो है लगा सकते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के माध्यम से 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इन्हें वीटो पावर नहीं प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की बात करें तो प्रत्येक सदस्य को केवल 1 माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का अवसर दिया जाता है। और जो सदस्य इसके अध्यक्ष बनते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का पालन करते हुए उनका चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब उसमें कुछ अपडेट की बात कर लेते हैं। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग चल रही है, तो उसमें कुछ समूह बन गए, पूरे विश्व में कुछ समूह बन गए जिसे G4 कहा जाता है। G4 में आप देखेंगे भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान शामिल है। ठीक है, ये समूह जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा L69 समूह मुख्य रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन और एशिया प्रशांत विकासशील देश शामिल है। ठीक है, ये भी जो है व्यापक सुधार की मांग करते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन की बात करें, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया 2009 में से पूछा गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई, ठीक है, यानी परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थाई महासभा द्वारा कितने साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है आंसर। तो इसमें देखेंगे 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, अभी हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट विभाग की बात करें तो उसके पहले हम देख लें
यानी नेक्स्ट भाग की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आप देखेंगे एक समिति है, आतंकवाद रोधी समिति, जिसे सीटीसी समिति कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संकल्प से 2001 के माध्यम से की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद स्थापित किया गया था। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। इस समिति में देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग, जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए जाना जाता है, इसे भी आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो है मिशन पर भेजा जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई यूएन पीस कीपिंग की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट या नेक्स्ट भाग की बात करें, इंपॉर्टेंट तीसरे भाग की बात करें, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद। भारत इसका सदस्य देश है। इसका काम है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना, पॉलिसी की समीक्षा करना, नीतिगत यानी पॉलिसी जो संवाद है उसको स्थापित करना, सिफारिशें करना, ये जो है इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इसमें जो सदस्यों की संख्या है 54 है, और ये सदस्य जो है देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 14 जो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां और 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों का काम करके समन्वय करता है, ठीक है। ये सब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत ये सब सारी चीजें काम करती हैं। इसी में एक है सामाजिक विकास आयोग। देखेंगे तो 9 कार्यात्मक आयोग में से एक है। इसे 1946 में स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है? सामान्य प्रकृति के सामाजिक नीतियों पर सलाह देता है। मुख्य रूप से यह विशेष अंतर सरकारी एजेंसियों को कवर नहीं किए गए सामाजिक क्षेत्रों के सभी मामलों पर सलाह देता है। इसके सदस्य जो है 46 सदस्य हैं। ये केवल 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और इनका चयन देखेंगे तो समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। तो ये तो बात हो गई सामाजिक विकास आयोग, जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के अंतर्गत काम करता है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग भी काम करता है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसमें देखेंगे तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के 56 सदस्य जो है देश इसमें शामिल है, ठीक है। इसे 1947 में स्थापित किया गया था, और इसे स्थापित किया था संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक और जो है संस्था स्थापित की गई थी 1946 में। भारत इसका सदस्य देश है। महिलाओं की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र आयोग यह काम करता है। यह लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय देखेंगे न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, दुनिया भर में महिलाओं के जीवन की वास्तविकता को रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण करना, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे यह निकाय बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता है। इससे जो है यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन है क्या, इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा जो है ये न्यूज में रहता है क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है। बात करें तो इसमें एक समय में संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश के रूप में जुड़ते हैं, ठीक है। और 45 देशों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत को 4 साल के लिए 2021 से 2025 तक के लिए TWS के सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। इसमें पूछा गया प्रायः समाचार पत्रों में देखा जाने वाला बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच यानी बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन क्या है? ऑप्शन एक, क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए कार्यनीति यानी स्ट्रेटेजी, संघाई सहयोग संगठन। ऑप्शन बी, एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणी आर्थिक समृद्धि की एक कार्य योजना। ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का परिणाम है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद के मुख्य कार्य क्या है? इससे जुड़े विभिन्न विभिन्न कार्यात्मक आयोगों की व्याख्या कीजिए। 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हुआ संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक परिषद जो इसके अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग बता दी थी कैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बैकग्राउंड तैयार हुआ था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जब मुख्यालय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हेग, नीदरलैंड में है। 1945 में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, ठीक है। इसका उद्देश्य है देश के बीच विभिन्न कानूनी विवादों का समाधान करना, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत निकायों और विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी के मुद्दे पर सलाहकारी राय प्रदान करना, ठीक है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं।
यानी इनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है, ये 9 साल के लिए चुने जाते हैं और न्यायाधीशों को फिर से चुना जा सकता है, लेकिन एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते हैं। भारतीय अगर न्यायाधीशों की बात करें जो आईसीजे में यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए हैं, उसमें हैं सर बेनेगल नरसिंह राव सबसे पहले, फिर नगेंद्र सिंह, फिर रघुनंदन स्वरूप पाठक, फिर जस्टिस दलवीर भंडारी। ये जो है आप देखेंगे भारत के न्यायाधीश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुने गए थे। ठीक है, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अलावा आप ये देखेंगे एक है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय तो विश्व का प्रथम अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय था ये। ठीक है, यह आईसीसी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधित संगठन नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इससे अलग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय इससे अलग है। इसका मुख्यालय कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में 1998 में स्थापित किया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आईसीसी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह न्यायालय रोम संवित यानी रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा शासित होता है। विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह न्यायालय क्या करता है? न्यायालय नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराधों सहित गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अपडेट की बात करें, हाल ही में मलेशिया ने रोम संविधान को अपनाया और आईसीसी का 124वां सदस्य बना। ये अपडेट है, ये आपको अपडेट कर लेना है। और इसके अलावा बात करें तो भारत, चीन, यूएसए जो है देखेंगे तो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट न्यायालय के जो है पक्षकार देश नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बात करें तो वर्तमान में आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में लगभग 100 देशों के राज्यों के 9 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश। इसके अतिरिक्त 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच। आईसीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, किंशासा और बुनिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कंपाला युगांडा, बुंगोई मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नैरोबी केन्या, अबिजान आइवरी कोस्ट में। ठीक है, अब बात करें जो आईसीसी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के देखेंगे 7 के तहत अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसार अपराधों हेतु आईसीसी को संदर्भित किया गया है। आईसीसी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है। ठीक है, ये बात कर चुके हैं। जब कोई कोई ऐसा जो है न्याय क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र से यानी न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो क्या करता है? यूएनएससी के आईसीसी के क्षेत्राधिकार प्रदान करने की स्थिति का उल्लेख करती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आईसीसी की। अब बात करें तो आईसीसी और आईसीजी में भिन्नता क्या है? सबसे पहली भिन्नता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत देखेंगे, आईसीसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जिसमें यूएन आईसीसी का संबंध एक अलग समझौता द्वारा इसे शासित होता है। आईसीजे की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों को सुनता है। 1945 में स्थापित किया गया था। हेग नीदरलैंड में स्थित है। न्यायाधीश दलवीर भंडारी भारत के न्यायालय के सदस्य हैं। ठीक है, दूसरी ओर आईसीसी की बात करें तो व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है, लेकिन आप देखेंगे ये राष्ट्रों के बीच विवादों को सुनता है, ये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है। आईसीसी क्या करती है? व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका अधिकार किसी सदस्य राज्य में या ऐसे राज्य के नागरिक द्वारा अपनाए गए अपराध तक फैला हुआ है। तो ये तो बात हो गई आईसीसी और आईसीजे में भिन्नता। पांचवा इंपॉर्टेंट जो देखेंगे भाग है यूएन का ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल देखेंगे तो अभी निलंबित है, इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक देश के नियंत्रण से दूसरे देश में हस्तांतरित किए गए कुछ क्षेत्रों के लिए राष्ट्र संघ के जनादेश की कानूनी स्थिति थी। जब ये अभी देखेंगे तो निलंबित है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 6 बात करें यूनाइटेड नेशन का सचिवालय, ये इंपॉर्टेंट है। सचिवालय की बात करें तो महासचिव हजारों अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों का सदस्य शामिल होते हैं इसमें। महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख द्वारा आदेशित संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्य का पूरा करता है। संगठन का एक महासचिव का संगठन का एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 साल के लिए नवीकरणीय अवधि के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस को जो है हाल ही में जो है एक बार फिर से जो है इनके महासचिवालय के महासचिव के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सचिवालय के। इसके अलावा क्लासेस पसंद आ रहे हैं, अगर क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, स्टडी एंड आईएएस नाम से है, स्टार्ट स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो। हमारा 2 यूट्यूब चैनल है, स्टडी एंड आईएएस, स्टडी एंड यूपीएससी, इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब
यूनाइटेड नेशन की बात करें, हमने उसके डिपार्टमेंट की बात करने से उसके भाग को देख लिया, इससे संबंधित कौन-कौन से प्रमुख भाग हैं, प्रमुख अंग हैं। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो कोष यानी फंड कौन से हैं, कार्यक्रम कौन से हैं, विशिष्ट एजेंसियाँ कौन हैं, उनके बारे में और अन्य के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है? तो बात करें यूनाइटेड नेशन जो है, वो अनौपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का परिवार है, पूरा सिस्टम। स्वयं जो होता है उसके मुख्य 6 अंग हैं और कई उससे संबंधित कार्यक्रम और निधियाँ, कई सारे फंड वो चलाता है। विशेष एजेंसियाँ बनी हैं, जो इसके माध्यम से जो है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के कोष और कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहला कोष है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, या जिसे यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ देखेंगे सरकार और निजी दानदाताओं का योगदान पर निर्भर करता है, ठीक है? इसके अलावा देखेंगे तो 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व युद्ध के तबाह हुए बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया था। 1950 में इसे विकासशील देशों के बच्चों और महिलाओं के लिए दीर्घकालिक ज़रूरतों के लिए यूनिसेफ का विस्तार किया गया। फिर 1953 में क्या हुआ? ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक अस्थायी हिस्सा बन गया, ठीक है? तो ये तो बात हो गई यूनिसेफ की। इसके अलावा यूनिसेफ की बात करें तो इसका एक आपूर्ति प्रभाग जो है कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है। ठीक है, जो और देखेंगे एचआईवी से पीड़ित बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटीवायरल दवाएं, पोषण संबंधी पूरक आपातकालीन आश्रय, परिवार और शैक्षिक आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं का प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। यूनिसेफ के रूप में हालिया पहल की बात करें तो बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक प्रदान करता है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। ये तो बात हो गई यूनिसेफ की। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कोष की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कोष या यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड देखेंगे तो पूर्व में जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष, जैसे संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है, ये यूनिसेफ, सॉरी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक परिषद अपना अध्यक्ष द्वारा स्थापित करती है इसे। और ये देखेंगे तो SDG 3 यानी स्वास्थ्य, शिक्षा SDG 4, लैंगिक समानता SDG 5 पर सतत विकास लक्ष्यों के लिए निपटने के लिए सीधे काम करता है। इसका मिशन एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां गर्भावस्था वांछित हो, हर प्रसव सुरक्षित हो, हर युवा क्षमता पूरी तरह से कार्य करे, ठीक है? इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की बात करें तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है, ठीक है? 2018 में देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने 3 परिवर्तनकारी परिणाम महत्वाकांक्षी प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए गए, जिसमें पुरुष, महिला और युवा व्यक्तियों के लिए दुनिया को बदलने का वादा किया गया। इसमें था परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता को समाप्त करना, रोकी जा सकने वाले मातृ मृत्यु को समाप्त करना, लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना। तो ये तो बात हो गई यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की। नेक्स्ट बात करेंगे यूएनडीपी। यूएनडीपी देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है? इसे जो है तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम 1949 में गठित और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष 1958 में स्थापित, यानी विलय करके 1965 में स्थापित किया गया था। यानी किसको किसको? संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष को विलय करके 1965 में स्थापित किया गया था 19, ठीक है, यूएनडीपी को। इसका सदस्य देखेंगे तो भारत भी इसका सदस्य देश है। यूएनडीपी को सौंपे गए कार्यों में गरीबी समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, विधि का शासन, समावेशी संस्थान स्थापित करना ये शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है, ठीक है? इसके 3 क्षेत्रों पर इसका जो टारगेट है केंद्रित है, जिसमें सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन, शांति स्थापना, जलवायु और आपदा लचीलापन शामिल है। यूएनडीपी द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, एसडीआर रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है? तो ये तो बात होगा यूएनडीपी की। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेप। यूनेप देखेंगे तो एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, ठीक है? यानी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर जो है सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम को सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में स्टॉकहोम के परिणाम स्वरूप की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। यूनेप और डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है 1988 में आईपीसीसी का गठन किया था, यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है, आईपीसीसी, जिसका काम था साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा जो है पूरे विश्व पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना, ठीक है? इसी की रिपोर्ट देती है, इस पर आधार पर जो है असेसमेंट होता है, कॉप पर बहस होती है, ठीक है? इसका मुख्यालय देखेंगे तो नैरोबी केन्या में है यूनिट, ठीक है?
इसके अलावा देखेंगे तो यूनेप के द्वारा यूनेप ने बहुत बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई है बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते में। ठीक है, जैसे आप बात करें जैव विविधता कन्वेंशन में, साइट्स में, इसके अलावा जंगली जानवर प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन में, मिनमाटा कन्वेंशन जो पारा संबंधित है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखिएगा। खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण के लिए जिसे वेसल कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें सतत कार्बनिक प्रदूषक पर, स्टॉकहोम कन्वेंशन में यूनेप ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, रॉटरडम कन्वेंशन के सफल होने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यूनिप ने। जो रॉटरडम कन्वेंशन में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित करना, उस पर सहमत बनाने में, यानी कहने का मतलब यूनिप द्वय इन सभी को एक साथ लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके अलावा यूनेप की बात करें तो यूनेप द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट की बात करें तो प्राकृतिक प्रकृति के साथ शांति रिपोर्ट जो है, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर, स्वस्थ ग्रह निवेश रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा यूनेप द्वारा जो है आप देखेंगे तो ग्लोबल 500 अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, प्रमुख अभियान की बात करें प्रदूषण को मात दे, UN 75, विश्व पर्यावरण दिवस जो है देखेंगे तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है। ये भी यूनेप की पहल है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे यूनेप का एक शासी निकाय है। पर्यावरण पर विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी बैठक जो है द्विवार्षिक बैठक होती है। जून 2012 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। रियो +20 की इसे कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई यूनेप और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बात, और यूनेप की कहाँ कहाँ पे सफलता है वो भी हमने आपको बता दी। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया कि ऑप्शन इसमें दिया गया, यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक तो किसके लिए विकसित किया गया था। ऑप्शन ए दुनिया भर में निर्माण कार्यों में कार्बन फुटप्रिंट को आकलन करने के लिए। ऑप्शन बी कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर में वाणिज्यिक और कृषि संस्थाओं पर प्रवेश अधिकार करने के लिए। ऑप्शन सी राज्य सरकारों को अपने देश के लिए बनाए गए समग्र कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के सक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन डी किसी इकाई के समय दुनिया भर के जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले समग्र कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए। तो आप देखेंगे इसमें जो यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक बनाया गया था, ये था दुनिया भर में निर्माण कार्यों में कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और हम आपके लिए एक सेपरेट जो है एनवायरनमेंट से संबंधित एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें IUCN दुनिया की सबसे पुरानी संस्था है, 1948 से लेकर रियो अर्थ समिट 1992, इसके अलावा COP29 की बात करें, COP29 तक कैसे दुनिया आगे बढ़ी। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या रही, यानी जरा हट के हम समझेंगे कि कैसे मानव पर्यावरण पर संबंधित संस्था और भारत में कैसे वो संस्थाओं का प्रभाव पड़ा और भारत ने उससे संबंधित कैसे कानून बनाए, उसको समझेंगे। ये जल्दी ही आने वाला है एक नए लेक्चर के रूप में। ठीक है, यूनेप के बाद हम बात करेंगे UN हैबिटेट की। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विदेश एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये शासित होता है। इसका काम है कि सामाजिक और पर्यावरण रूप से सस्टेनेबल कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना। इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट की बात करें तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड अर्बन, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। इसके अलावा देखेंगे तो लोकल बॉडीज एंड फ्यूचर वांट और न्यू अर्बन एजेंडा, ये सब UN हैबिटेट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम की। ये भी एक कोष है। यह एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान कर पोषण में सुधार के लिए जाना जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें, ये स्थापना 1963 में खाद्य और कृषि FAO तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इससे संबंधित प्रमुख पहलुओं की बात करें तो शेयर द मील खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो ये तो बात हो गई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों की। अभी हमने फंड की बात कर ली, अब विशिष्ट एजेंसियों की बात करते हैं। विशिष्ट एजेंसी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जो संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ काम करने वाला स्वायत्त संगठन है, इन सभी को संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों में समझौते के माध्यम से लाया गया है। इस क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के से पहले भी ये अस्तित्व में थी। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई थी। अन्य की स्थापना लगभग संयुक्त राष्ट्र के साथ ही की गई थी।
यानी पैरेलल ये काम कर रही थी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 5 और 63 में विशिष्ट एजेंसियों के निर्माण का प्रावधान भी है। तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब विशिष्ट एजेंसियों के में पहला एजेंसी है FAO, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन। 1945 में इसे स्थापित किया गया था। क्यूबेक कनाडा में संयुक्त राष्ट्र के पहले सत्र में इसे स्थापित किया गया था FAO, ठीक है। इसका काम है, एक विशेष एजेंसी है यूएन की। इसका काम है भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सुपोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, विकासशील देशों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन जैसे कार्यों के आधुनिक परिवर्तनकारी सुधारों में मदद करना, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना का वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई FAO की। इसके अलावा बात करें FAO द्वारा महत्वपूर्ण पहलों की बात करें तो विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ये भी FAO द्वारा शुरू की गई है। विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी पर स्थिति पर नजर रखना। FAO और WHO ने खाद्य मानक कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जो मामलों में कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग का उत्तरदायी निकाय है, ठीक है। इसके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले कुछ रिपोर्ट की बात करें तो वैश्विक मत्स्य पालन एक्वाकल्चर स्थित, विश्व में वनों की स्थिति, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पोषण पर स्थित, खाद्य और कृषि स्थित, कृषि कमोडिटी बाजार स्थित, ये सब जो है FAO द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इसको देख लेते हैं। 2021 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। कथन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद में विश्व में 2020 के वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की। ये कथन दो शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने में प्रतिबद्धता देखते हुए हैदराबाद में 1 वर्ष के लिए इस मान्यता का चयन किया गया है। तो आपको बताना कितने कथन सही है। तो आप देखेंगे इसमें तो केवल और ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि आर्बर डे फाउंडेशन एक क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो संरक्षण और शिक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना 1972 में USA में जॉन रोसना द्वारा की गई थी। यह संस्था वृक्षारोपण के लिए समर्पित सबसे बड़ा NGO है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे UNDP नहीं शामिल था, बल्कि क्या शामिल था, FAO, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन के द्वारा जो है ये हैदराबाद में जो है इसे मान्यता दी गई थी। इसमें जो है ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन D सही है। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष या यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ये भी देखेंगे, इसका काम है अल्प विकसित देशों के वित्तीय कार्यों करने के विशेषज्ञता वाली संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। 1966 में इसे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना किया गया था, ठीक है। ये संस्था जो है सार्वजनिक और निजी संसाधनों के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। भारत इसका सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। स्थापना 1947 में की गई थी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करना, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय एविएशन रेगुलेशन नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ मिलकर काम करता है। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी संस्था है। 1977 में स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों यानी राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निवारण करना, ठीक है। नेक्स्ट संस्था की बात करें, ILO की स्थापना हम बता ही चुके हैं कि 1919 में किया गया था, ठीक है। इसका काम था अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित कर सामाजिक न्याय और को सब बनाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्धारण करता है, कार्यस्थल पर अधिकारों को बढ़ावा देता है। 1919 में वर्साई के संघ द्वारा राष्ट्र संघ के संबंध में एक एजेंसी के रूप में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ILO की। संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से वर्ष 1946 में ILO जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट बात करें IMF देखेंगे तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित किया गया था।
विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए योग यानी अगर आपको विश्व बैंक समूह में शामिल होना है, तो उसके लिए आईएमएफ में शामिल होना ज़रूरी है। भारत इसका सदस्य देश है। इसका 3 महत्वपूर्ण मिशन है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए विस्तार को प्रोत्साहित करना, ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुँचाए। यह G20 सहित अन्य समूहों के साथ निकटता के साथ सहयोग करता है। ठीक है? इसके द्वारा प्रकाश की जाने वाली मुख्य रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब बात करेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन एक विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक के किसी एक क्रिया को, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके द्वारा डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ऑप्शन डी आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो आप देखेंगे स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस देखेंगे आईएमएफ द्वारा सदस्यों को एक प्रदत्त साख प्रणाली को जो है ये निनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में आईएमएफ के एसडीआर में बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्रा को जोड़ा गया? रूबल, भारतीय रुपया, रैंड, रेनमीबी। तो आप देखेंगे 2015 में अंतिम समीक्षा की गई, उस द्वारा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि चीनी रेनमिनबी यानी आरएमबी एसडीआर बास्केट में समावेशन के लिए मापदंडों को पूरा करता है, इसलिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूज से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाए। एसडीआर की बात करें तो एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंटरनेशनल जो देखेंगे रिजर्व होता है जो क्रिएट किया जाता है आईएमएफ द्वारा। ठीक है, और ये एसडीआर की जो वैल्यू होती है, जो एसडीआर की आईएमएफ के बाद आईएमएफ के बाद एक एसडीआर का बास्केट होता है जिसमें 5 मुद्राएं हैं। ठीक है, डॉलर और यूरो, येन, युआन। ठीक है, तो इसके अलावा देखेंगे तो ये रेनमिनबी, ये 5 जो है देखेंगे बास्केट है, इसके द्वारा ये वैल्यूएशन होता है। ठीक है, और ये कैसे एलोकेट होता है तो इसके बात करें जो आईएमएफ में जितने मेंबर कंट्री हैं उनके जो जिनको कंट्रीब्यूशन होता है उनके प्रपोर्शन में ये एसडीआर ऑलोकेट यानी एलोकेशन किया जाता है। ठीक है, इस संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पूछा है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक वित्तीय समिति यानी आईएमएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, आईएमएफसी विश्व अर्थव्यवस्था के सरोकार रखने वाली विषयों पर चर्चा करता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देता है। ऑप्शन दो, आईएमएफसी की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। तो ये भी देखेंगे तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? अभी हमने बताया आईएमएफ द्वारा। ठीक है, ये भी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक और वित्तीय समावेश सम्मेलन 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक वित्तीय व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 1945 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जिसे आईबीआरडी की नींव रखी गई। इसे वर्ष आईएमएफ के साथ मिलाकर आईबीआरडी के रूप में स्थापित किया गया। बाद में आईबीआरडी विश्व बैंक बन गया। ठीक है, विश्व बैंक समूह के 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों की गरीबी को कम करने के लिए, साझा समृद्धि के निर्माण के लिए, अस्थायी समाधान करने के लिए कार्य करता है। विश्व बैंक जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। ठीक है, सदस्य की बात करें 189 सदस्य देश है, भारत भी इसका सदस्य देश है। इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। 5 विकास संस्थान है जिसमें आईबीआरडी, ठीक है, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी। ध्यान रखना भारत जो है आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है, बाकी 4 का सदस्य है। ठीक है, विश्व बैंक की शेयर धारिता की बात करें तो यूएसए देखेंगे तो यूएसए का जो वोटिंग शेयर है वो 16.41 है, सबसे बड़ा शेयर धारक है विश्व में। उसके बाद जापान, फिर जर्मनी, फिर यूके, फ्रांस का स्थान आता है। नए अपडेट की बात करें विश्व बैंक के बारे में तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी व्यापारी अजय बांगा को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक के जो 5 समूह है उसमें आईसीएसआईडी का जो है भारत सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो आप कहेंगे कि दोनों ही तो फाइनेंस करती है, दोनों ही पैसा देने का काम करती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है विश्व बैंक और आईएमएफ में?
तो दोनों में अंतर की बात करें तो विश्व बैंक विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता है, जबकि IMF का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिर करना और वैश्विक मुद्राओं की निगरानी करना है। ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, प्रश्न था व्यापार करने की सुविधा के सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी कभी दिखती है, तो निम्नलिखित में किसने इस रैंकिंग घोषणा की? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। तो आप देखेंगे विश्व बैंक द्वारा ये रैंकिंग जो है जारी की जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला IFC मसाला बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन 1, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC जो इन बांड को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। ऑप्शन 2, ये रुपया अंकित मूल्य वाले बांड होते हैं जो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के ऋण और वित्तीयन के स्रोत होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें दोनों सही। भी मैंने बताया IFC भी विश्व बैंक समूह के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, 2016 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी देखी जाती है, निम्नलिखित में किसने इस रैंकिंग की घोषणा की थी? अभी हमने बताया कि विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग का भी रैंकिंग जारी की जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक है। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओशियन ऑर्गेनाइजेशन या मरीन ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसे 1948 में स्थापित किया गया था। भारत इसका सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका काम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र की जहाजरानी शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा के सुधारों में उपाय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। 174 देश हैं। ये तो बात होगी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की। नेक्स्ट बात करेंगे ITU की यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसे संचार नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए 1865 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। यह ग्लोबल लेवल पर रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह की कक्षाओं को आवंटित करता है। ठीक है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए 2019 से 2022 तक ITU काउंसिल का सदस्य चुना गया था। भारत को 1952 में इसे एक नियमित सदस्य के रूप में ये बना हुआ है। ठीक है। ITU का महत्वपूर्ण प्रकाशन जो होता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है। 2020 में ये इंडेक्स में भारत को 10वें स्थान पर ये रैंकिंग प्राप्त हुई थी। ये तो बात हो गई ITU की। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जिसका काम है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सदस्य विकास समूह का सदस्य है। ठीक है। और इसका काम है समूह के उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना। इसका मुख्यालय पेरिस में है। विश्व में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। 193 सदस्य देश हैं। 11 जो है संबंध सदस्य 2020 तक इसके शामिल हैं। इसके अलावा बात करें तो यूनेस्को जो है सदस्य देशों में शामिल 3 देशों को संयुक्त राष्ट्र सदस्य नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिएगा। तो यूनेस्को के 10 देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, जिसमें कुक, न्यू, फिलिस्तीन। ये यूनेस्को के सदस्य हैं लेकिन यूएन के सदस्य नहीं है। ठीक है। जबकि आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिechtenstein, USA यूनेस्को के सदस्य नहीं है। ठीक है। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। यानी यूनेस्को में जो शामिल 3 सदस्य देश है वो यूएन के सदस्य नहीं है, जबकि यूएन में शामिल सदस्य जो है वो यूनेस्को के 3 जो है शामिल सदस्य नहीं है। इसमें इजराइल, लिechtenstein, USA ये शामिल है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1942 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में एक कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की। इसे केम कहा जाता है। केम के आधार पर देखेंगे शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई और यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र 1946 में नवंबर से दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो ये तो बात है कि यूनेस्को के बैकग्राउंड की। अब इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेकिन क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व बाय यूनेस्को। ठीक है। ये यूनेस्को द्वारा ऑब्जर्व किया गया इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे 24 जनवरी को
यूनेस्को ने कहा 24 जनवरी को हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। फिर उन्होंने कहा फरवरी में 11 फरवरी को हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस। फिर उन्होंने कहा 21 फरवरी को हम मनाएंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसी से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। फिर उन्होंने कहा 4 मार्च को हम मनाएंगे वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट पीस। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा बहुत सारे हम डे मनाएंगे। अब इसी से जो है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कहा गया ऑप्शन 1 में यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की गई। ऑप्शन 2 पाकिस्तान के संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 तो सही है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा ऐसी घोषणा नहीं की गई। यूनेस्को द्वारा ये कहा गया था कि हम 21 फरवरी को जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज डे मनाएंगे। ठीक है, अब और डे बनाए थे 3 मई को, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, फिर आप ऐसे देखेंगे मई में डे मनाए 16-22 को। ठीक है, फिर 5 जून को कहा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाएंगे। ठीक है, 8 जून को कहा वर्ल्ड ओशियन डे मनाएंगे। ये 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। इसके बाद 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर आ जाएंगे तो इधर नवंबर में नवंबर, ऐसे अक्टूबर में, सितंबर में बहुत सारे जो है आप देखेंगे डे इनके द्वारा जो है मनाया गया। 24 अक्टूबर को आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन डे होता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को स्थापना की गई थी। फिर दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात, हम दिसंबर महीने चल रहा है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डे के जो यूनेस्को द्वारा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे यूनेस्को के विश्व विरासत सम्मेलन और सूची की। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। 1972 से यूनेस्को ने इस सूची को संरक्षण देना चालू किया, यानी शुरुआत की। तो भारत की बात करें तो भारत में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को भारत का पहला और एकमात्र आज तक का मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है। वर्तमान में 42 जो है विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो हाल ही में सितंबर 2023 में कर्नाटक में 12वें सदी के होयसल मंदिर को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, जो 41वां स्थल था। और इसके अलावा सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, जो आप देखेंगे 42वां था। ठीक है, फिर जुलाई 2021 में 40वां कच्छ के रण में हड़प्पा शहर धौलावीरा को, फिर जुलाई 2021 में ही आप देखेंगे तेलंगाना में रुद्रेश्वर यानी रामाप्पा मंदिर को शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर 42 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब एक तो मूर्त हमने देख लिया, मूर्त कल्चरल हेरिटेज साइट। अब एक यूनेस्को द्वारा एक कैटेगरी और है, अमूर्त कल्चरल हेरिटेज साइट। तो भारत को 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्तर सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। भारत ने 2006 से 2010 और 2014-2018 2 बार तक आईसीएच समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा, सॉरी यूनेस्को द्वारा 2003 में अपनाया गया, यह 2006 में लागू हुआ। ठीक है, अमूर्त विरासत का मतलब क्या होता है? इसे, इसकी जो संस्कृत होती है, इसे जीवित संस्कृत के विरासत के रूप में भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर देखेंगे मौखिक परंपराएं शामिल हैं, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथा, अनुष्ठान और उत्सव, प्राकृतिक और ब्रह्मांड संबंधित ज्ञान, पारंपरिक शिल्प। वर्तमान में देखेंगे तो अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को के अंतर्गत भारत में 14 जो है स्थल शामिल है। लेटेस्ट दुर्गा पूजा 2021 में, 2017 में कुंभ मेला, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, इंपॉर्टेंट एजेंसी है यूएन की, वो है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 सदस्य हैं। ठीक है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। और ये जो है डब्ल्यूएचओ देखेंगे तो अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। और डब्ल्यूएचओ ने 7 अप्रैल 1948 को अपना कार्य आरंभ किया था। इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन यानी अंकटाड की। तो आप देखेंगे विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों को निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से उपयोग करने में सहायता करता है। ये यह व्यापार, निवेश और वित्त प्रतियोगी उपयोग और समावेशी सतत विकास में मदद करता है। ठीक है, 1964 में ये बना था। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय आप देखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, अंकटाड का।
इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्टों की बात करें तो व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट, सूचना और व्यवस्था रिपोर्ट, वस्तु व विकास रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापार और विकास रिपोर्ट और ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय यानी यूएनओडीसी। यह अवैध मादक पदार्थों और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व करता है। ठीक है, 1997 में स्थापित किया गया था। इसका काम है अवैध मादक पदार्थ अपराध आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय की। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन अगेंस्ट करप्शन। 9 दिसंबर 2003 को मैक्सिको में हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही 14 दिसंबर 2005 को यह लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस की स्थापना ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल के कन्वेंशन के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 9 दिसंबर को की गई थी। यह एकमात्र, ध्यान रखिएगा अंडरलाइन, क्योंकि यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यह एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी संधि है। कौन सी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें निवारक उपाय, अपराधी और विधि प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परिसंपत्तियों को वसूली, तकनीकी सहायता, सूचना। इस सब समय में आप देखेंगे भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है, जिसमें रिश्वतखोरी और प्रभावपूर्ण व्यापार, कृत्यों के दुरुपयोग, निजी व्यापार, निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, ये सब शामिल किए गए हैं। अब इसी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी 20वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का समय था यूएनसीएसी के। ठीक है, और उसी संबंधी एक क्वेश्चन भी है। ऑप्शन 1 पूछा गया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीएसी का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल है। अभी मैंने बताया कौन सा प्रोटोकॉल है, ये है यूएनटीओसी, यूएनएसी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2, यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधिक बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचारी निरोधी जो है निकाय है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, राष्ट्रपाट संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी बात करें यूएनटीओसी, एक विशिष्टता ऐसे कि विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को वैध स्वामित्व को लौटाना जिन्हें अवैध तरीके से में ली गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 की बात करें, मादक द्रव्य अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिसे यूएनओडीसी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सदस्यों राज्यों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों कार्यालयों के सहयोग से अधिशेषित होता है। तो इसमें 2 और 4 सही है। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे यूएनटीओसी की, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। इसका काम क्या है? इसका काम है संगठित अपराध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यदि अपराध सीमा पार होता है तो यह प्रवर्तन इसके जो सदस्य देश है उनके पे सहयोग के द्वारा प्रवर्तन को लागू करता है। इसके अलावा देखेंगे यूएनओडीसी है यूएनटीओसी का संरक्षक है। ठीक है, 2000 में अडॉप्ट किया गया था और 2003 में फोर्स में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखने का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम जो है, ये अगर सीमा पार कोई भी ऐसा अपराध हुआ है तो उससे जो है प्रवर्तन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूएनडीसीपी की, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम की। इस संयुक्त राष्ट्र अंतर्गत एक कार्यालय है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके अलावा बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था की बात करेंगे, एजेंसी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसका मुख्यालय आप देखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2006 में इसे स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके 43 सदस्य देश हैं। यह सीधे महासभा को रिपोर्ट करता है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके निर्णय, संगठनों, सिफारिशें कानून रूप से बाध्यकारी नहीं, ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसने 1946 से 2006 तक संचालित पूर्ववर्ती संस्था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसमें कार्य क्या है, मानवाधिकारों को उल्लंघन को रोकना, उसका मुकाबला करना और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मानवाधिकारों को मुख्य धारा को बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना। ठीक है, भारत की स्थिति की बात करें तो अक्टूबर 2021 में भारत को छठे कार्यकाल के लिए 2022 से 24 के हेतु
UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित किया गया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई UNHRC की। इसी से संबंधित एक अवार्ड है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, ये UNHRC द्वारा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में 2023 में नानसेन शरणार्थी जो पुरस्कार दिया गया अब्दुल्ला मायार को दिया। इन्होंने क्या किया, ये खुद एक विस्थापित बच्चे हैं, इन्होंने विस्थापित बच्चों को युवाओं के लिए शिक्षा का समर्थन किया था, इसलिए इन्हें दिया गया था। 2022 में दिया गया था। पूर्व जर्मन वाइस चांसलर थी एंजेला मार्केल को सीरियस संकट में शरणार्थियों की रक्षा के लिए दिया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार 1954 में स्थापित पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों, समूह, संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो शरणार्थियों को आंतरिक रूप से विस्थापित राज्यविहीन लोगों की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है पहले जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1922 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, उनका नाम था फ्रिट्जॉट नॉनसेन। ठीक है, और प्रथम पुरस्कार विजेता की बात करें, एलेनोर रूजवेल्ट 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करेंगे एशिया और प्रशांत महासागर के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग। ठीक है, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय शाखा है। ठीक है, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, मुख्यालय थाईलैंड बैंकॉक में है। अब मुख्य एजेंसियों की बात कर लिए, कुछ और चीजें हैं यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, उनको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। ठीक है, इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किया गया है। सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी एजेंडा जो 2030 द्वारा निर्देशित है, संयुक्त राष्ट्र के विकास स्तंभ के आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशित की जाने महत्वपूर्ण रिपोर्टें की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट संस्था की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA, न्यूज में रहता है, इसको देखना है। इसका जो मुख्यालय है जमैका किंगस्टन में है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो 1982 में इससे संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि असमय अनक्लॉज के तहत स्थापित एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत इसका सदस्य देश है। इसके सदस्य देशों की बात करें 167 सदस्य देश है और यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है। ठीक है, इसका काम क्या है, गहरे समुद्र के खनन के लिए क्षेत्र आवंटित करता है और क्षेत्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मुख्यालय कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। दुनिया भर में रचनात्मक विधियों और प्रोत्साहन करना, बौद्धिक संपदा का संरक्षण को बढ़ावा देना, भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, वर्तमान सदस्य देशों में इसकी संख्या कितनी है, 193 है। ठीक है, बौद्धिक संपदा के वर्गीकरण के लिए विपो की संधिया की बात करें, समझौते की बात करें, द नीस एग्रीमेंट 1957, लोकार्नो समझौता ये किससे संबंधित है, बौद्धिक संपदा से, ये आपको ध्यान रखना है, 1968। स्ट्रासबर्ग समझौता 1971, वियना समझौता 1973। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप यानी UNDPF, तो आप देखेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से 2017 में स्थापित समर्पित एक सुविधा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्थापित किया 1974 से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे कार्यालय सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, भारत सरकार ने इस कोष को अगले 10 वर्षों और $150 अमेरिकी का योगदान देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। नेक्स्ट बात करेंगे तो इसका यूएन संबंध नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, यह एक एनजीओ है, 1979 में स्थापित किया गया था। महिला, उनके परिवारों और समुदायों के आर्थिक स्थिरता और समृद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इस संस्था में 28 देशों के 51 संस्थानों के साथ काम कर कम आय वाली महिलाओं को वित्तीय सेवा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। तो इस तरह हम यूएन और उसकी एजेंसियों और उसके डिपार्टमेंट का कार्य समाप्त कर चुके हैं। आगे आने वाले लेक्चर में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे।